सुन देख, लास्ट क्लास में थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर देख चुके थे। थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर देख चुके थे, देखे थे कि नहीं? थायराइड ग्लैंड में कितना प्रकार का सेल होता है? कितना प्रकार का? 2 प्रकार का थायराइड ग्लैंड में सेल होगा। एक सेल को बोलेंगे फॉलिकुलर सेल, दूसरा सेल को बोलेंगे पैराफॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल कौन सा हार्मोन निकलाएगा? थायरोक्सिन हार्मोन, जो किस फॉर्म में होगा? T3 और T4 फॉर्म में होगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है T3 और T4 हार्मोन में मेन थायरोक्सिन हार्मोन किसको बोलेंगे? तो T4 को। किसको बोलेंगे? T4 को। ये बात भी हम लोग पढ़ चुके थे, पढ़े थे कि नहीं? तुम बताओ, थायरोक्सिन हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए कौन सा मिनरल्स एसेंशियल होता है? कौन सा मिनरल्स एसेंशियल होगा? तो आयोडीन। थायराइड ग्लैंड में जो पैराफॉलिकुलर सेल होता है वो सेल कौन सा हार्मोन निकालेगा? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या करेगा? ब्लड में कैल्शियम का लेवल को कम करने का काम करेगा। तब कम करेगा जब बहुत ज्यादा कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ जाए। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन स्टिमुलेट तभी होगा निकलना जब हाइपर कैल्सीमिया का कंडीशन हो, ब्लड में कैल्शियम लेवल एक्सेसिव अमाउंट में हो, तब कैल्सिटोनिन निकलना स्टार्ट होगा और एक्स्ट्रा ब्लड का कैल्शियम को शिफ्ट कहाँ कर देगा? बोन में। इस प्रकार ब्लड में कैल्शियम का लेवल को कैल्सिटोनिन हार्मोन कम करेगा ना। जब पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तो वहां से हार्मोन निकलता है पीटीएच हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। यह ब्लड में कैल्शियम का लेवल को बढ़ाने का काम करेगा। तो इस प्रकार कैल्सिटोनिन हार्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल को घटा रहा है। अब पैराथायराइड ग्लैंड से निकलने वाला पीटीएच हार्मोन कैल्शियम का लेवल को बढ़ा रहा। तो ये दोनों एक घटा रहा और एक बढ़ा रहा। किसको? कैल्शियम को। इस प्रकार ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या रह पाता है? रेगुलेट रह पाता है, मेंटेन रह पाता है। ठीक, जिस प्रकार ब्लड में ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखने का काम कौन करेगा? इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन। जब ब्लड में एक्सेसिव ग्लूकोज हो जाएगा तो इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ेगा। इंसुलिन हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करेगा ना। जब ब्लड में एक्सेसिव ग्लूकोज कम हो जाए तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल को बढ़ाने का काम कौन करेगा? ग्लूकागोन हार्मोन करेगा। तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम कौन सा 2 हार्मोन करेगा? तो इंसुलिन हार्मोन और दूसरा ग्लूकागोन हार्मोन। समझ रहे हो? हाँ, तो आज थायरोक्सिन हार्मोन का फंक्शन देखेंगे, फिर फंक्शन देखने के बाद फिर हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता, हाइपोथायरॉयडिज्म डिसऑर्डर देखेंगे, फिर हाइपरथायरॉयडिज्म डिसऑर्डर देखेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ छोड़े थे? थायरोक्सिन का फंक्शन में। फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन में फर्स्ट फंक्शन देखे थे। यह हमारा बॉडी का नॉर्मली रेट को, हर एक सिस्टम का रेट को, हर एक फंक्शन का रेट को क्या करेगा? रेगुलेट करेगा, मेंटेन करके रखेगा। चाहे हार्ट रेट हो, चाहे रिस्पिरेशन रेट हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे टेम्परेचर हो, समझ रहे हो ना? चाहे नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करके रखेगा कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। तो इट मेंटेन क्या? बेसल मेटाबॉलिक रेट, नॉर्मल रेट को मेंटेन करने का काम कौन सा हार्मोन करेगा? थायरोक्सिन करेगा। तो जब ये मेंटेन कर दिया तो बोल सकता है इट मेंटेन हार्ट रेट को मेंटेन करके रखेगा। अगर थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ गया तो हार्ट बीट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन घट गया तो हार्ट बीट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। फिर सुनो, इट मेंटेन ब्लड प्रेशर। अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम हो गया तो ब्लड प्रेशर कम होगा कि नहीं? अगर थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा हो गया तो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया।
ब्लड प्रेशर कम होने को क्या बोलेंगे? हाइपोटेंशन। जबकि ब्लड प्रेशर ज्यादा होने को क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन बोलेंगे ना। ब्लड प्रेशर कम किस कंडीशन में होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म का कंडीशन में। ब्लड प्रेशर ज्यादा किस कंडीशन में होगा? तो हाइपरथायरॉयडिज्म का कंडीशन में होगा कि नहीं? ब्लड प्रेशर नॉर्मल बन के कब रहेगा? नॉर्मल जब थायरॉक्सिन होगा। समझ रहे हो? अब सुनो, इट मेंटेन नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट। नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट को मेंटेन करने का काम कौन करेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ गया तो रिस्पायरेशन रेट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन कम होगा तो रिस्पायरेशन रेट घटेगा कि बढ़ेगा? घट जाएगा। समझ रहे हो? मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म का कंडीशन में टेकीपेनिया देखने को मिलेगा, जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म का कंडीशन में ब्रेडीपेनिया देखने को मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? अब सुनो, इट मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करेगा थायरॉक्सिन हार्मोन। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ गया तो भाई बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, बॉडी का मैकेनिज्म बढ़ जाएगा। बॉडी का मैकेनिज्म बढ़ गया तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो नुकसानदेह। तो हाइपरथायरॉयडिज्म का कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म का कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घटेगा कि नहीं? दोनों क्या हो गया? बॉडी के लिए नुकसानदेह होगा कि नहीं? जबकि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होकर रहना चाहिए। अब सुन, आप बताए नेक्स्ट फंक्शन किसका? थायरॉक्सिन हार्मोन का। इट रेगुलेट कौन सा मूवमेंट? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को रेगुलेट करने का काम भी कौन करेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का अर्थ हुआ हमारा इंटेस्टाइन का गति। इंटेस्टाइन का गति, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्मानुकुंचन गति, इंटेस्टाइन का मूवमेंट। जब तक मूवमेंट नहीं होगा तब तक फूड पार्टिकल स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की ओर मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो वो किसके मदद से फूड पार्टिकल फॉरवर्ड मूवमेंट हो पाता है, आगे की तरफ मूवमेंट हो पाता है? तो वो कौन सा प्रोसेस होता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। जो नॉर्मली हमारा आंत होता है ना, ये हो गया इसोफेगस, ये हो गया स्टोमक, हो गया ना स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसमें जो कर्मानुकुंचन या पेरिस्टाल्सिस का मूवमेंट होगा उसको भी रेगुलेट करने का काम कौन सा हार्मोन करेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन करेगा। अभी हम लोग का बॉडी में नॉर्मल थायरॉक्सिन लेवल है तो नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रहा है। लेकिन अगर थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ जाएगा तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा ना। जब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ जाएगा तो क्या भोजन स्टोमक में सही से रुक पाएगा? क्या भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में सही से रुक पाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में रुक पाएगा? नहीं रुक पाएगा। तो तुरंत पेशेंट खाना खाएगा और तुरंत वो खाना क्या हो जाएगा? बॉडी से स्टूल के रूप में बाहर चले जाएगा। जाएगा ना। किस कंडीशन में? जब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ जाए। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट किस कंडीशन में बढ़ेगा? जब हाइपरथायरॉयडिज्म का कंडीशन हो। हाइपरथायरॉयडिज्म का कंडीशन में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ जाएगा। जब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा? डायरिया की कॉन्स्टिपेशन। तो पेशेंट का स्टोमक में, पेशेंट का इंटेस्टाइन में फूड पार्टिकल रुक ही नहीं पाएगा। रुक ही नहीं पाएगा तो तुरंत फूड पार्टिकल बॉडी से बाहर जाएगा। तो क्या देखने को मिलेगा पेशेंट को? डायरिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? डायरिया मिलेगा। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो जाए तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्लो हो जाएगा। जब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्लो हो जाएगा तो स्टोमक का फूड आसानी से आगे जाना चाहेगा या स्मॉल इंटेस्टाइन का फूड आसानी से लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करना चाहेगा। तो फूड पार्टिकल इंटेस्टाइन में रुकना शुरू हो जाएगा।
किस कंडीशन में? जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्लो हो जाए। तो जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्लो हो जाए, किस कंडीशन में स्लो होगा? जब पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, उस कंडीशन में पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्लो हो जाएगा। जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्लो हो जाएगा तो फिर पेशेंट को क्या देखने को मिल जाएगा? कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। देखो, फंक्शन के साथ ही हम उसका घटने से क्या इवेंट होता है और बढ़ने से क्या इवेंट होता है ये हम बता रहे हैं, समझ रहे हो ना। फंक्शन के साथ ही जब थायरोक्सिन बढ़ेगा तो क्या इफेक्ट होगा, थायरोक्सिन जब घटेगा तो क्या इफेक्ट होगा, ये देख लेंगे तो हमको आसानी होगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म का सिम्टम्स को पढ़ने में, समझ रहे हो। अब सुनो EF, आप थायरोक्सिन हार्मोन का नेक्स्ट फंक्शन बताओ। देखो, थायरोक्सिन फीमेल में नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करने का काम कौन सा हार्मोन करेगा? थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल अगर डिस्टर्ब हुआ तो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड प्रॉब्लम भी आएगा। नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड जो रिपीट होता है 21 से 35 दिन में रिपीट होना चाहिए। 21 से 35 दिन में, मतलब अगर किसी का पीरियड 35 दिन से ज्यादा दिन में रिपीट हो रहा है तो वो भी नुकसानदेह है। अगर किसी का पीरियड 21 दिन से पहले ही रिपीट हो रहा है वो भी क्या है, उस फीमेल के लिए नुकसानदेह है। और फीमेल का बॉडी से हर मंथ 20 से लेकर 80 ml ब्लड का लॉस होता है। अगर 20 ml से कम लॉस हो गया तब पर भी वो फीमेल के लिए क्या है, नुकसानदेह है। 80 ml से ज्यादा लॉस हो गया तो वो भी फीमेल के लिए क्या हो जाएगा, नुकसानदेह हो जाएगा होगा। तो वो सिम्टम्स देखने को मिलेगा किस कंडीशन में? थायरोक्सिन जब का लेवल अल्टर्ड हो जाएगा। तो लिखेंगे ना, इट रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन किसमें? फीमेल में। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना दिन में रिपीट होगा? 21 से लेकर 35 डे में होना चाहिए। 21 दिन से पहले भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होना चाहिए और 35 दिन के बाद भी मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? नहीं तो ये क्या किसको दिखाएगा? एबनॉर्मलिटी को दिखाएगा। अगर 21 दिन से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल हर एक मंथ में रिपीट हो रहा है तो साल में मेंस्ट्रुअल साइकिल 12 से ज्यादा देखने को मिलेगा कि नहीं रहे? हाँ, तो 21 दिन से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल जब रिपीट हो जाएगा इस घटना को बोलते हैं पोलीमेनोरिया। क्या बोलता है? पोलीमेनोरिया। समझ रहे हो ना, मतलब बार बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है। अगर 35 दिन से ज्यादा टाइम पर मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट हो रहा है तो स्लो रिपीट हो रहा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? ओलिगोमेनोरिया। क्या बोलेंगे? ओलिगोमेनोरिया। अगर लेस देन 21 दिन होगा, लेस देन 21 डे, तो क्या बोलेंगे इसको? हाँ, 21 दिन से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर रिपीट हो रहा है तो इस घटना को बोलेंगे पोलीमेनोरिया। 35 दिन के बाद अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? ओलिगोमेनोरिया। मोर देन 35 डे, उस घटना को क्या बोलेंगे? ओलिगोमेनोरिया। OLIGOMENORRHOEA, ओलिगोमेनोरिया। देखो, ये दोनों जो हम कंडीशन लिखे ना, ये एबनॉर्मलिटी वाला कंडीशन है। डिस्कस यही इसलिए कर दिए कि जब हम हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म बताएंगे तो हम पहले से जान के रहेंगे पोलीमेनोरिया क्या होता, ओलिगोमेनोरिया क्या होता, तो वहां एक के लाइन में लिख देंगे। समझ रहे हो? हाँ, देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग अमाउंट कितना होता? ब्लीडिंग अमाउंट कितना होगा? 20 से 80 ml। अब 20 ml से अगर ब्लीडिंग कम होगा इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? हाइपोमेनोरिया बोलेंगे ना।
बोलेंगे कि नहीं? अगर 80 ml से ज्यादा होगा तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? हाइपरमेनोरिया, ये जो उसको दूसरे नाम में बोलते हैं मेनोरेजिया बोलेंगे। तो लिख देते हैं लेस देन 20 ml, लेस देन 20 ml क्या बोलते हैं? 20 ml से कम हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपोमेनोरिया। अगर 80 ml से ज्यादा हो जाएगा तो मोर देन 80 ml क्या बोलेंगे उसको? हाइपर मेनोरिया। समझ रहे हो मेरा बात? देखो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को फीमेल में रेगुलेट कौन सा हार्मोन करेगा? थायरोक्सिन। इतना बात समझ रहे हो? लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन जब एबनॉर्मल हो जाएगा, घट जाएगा या बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन में या तो पोलीमेनोरिया, या तो ओलिगोमेनोरिया, या तो हाइपोमेनोरिया, या तो हाइपरमेनोरिया देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? हम डिस्कस भी किया है कि अगर फीमेल का बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल कम हो गया, फीमेल का बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल कम हो गया, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने वाला हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने वाला हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने वाला LH, FSH, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन में बढ़ा हुआ एक्टिविटी देखने को मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? मतलब उस कंडीशन में पोलीमेनोरिया और हाइपरमेनोरिया देखने को मिलेगा। मतलब हाइपोथायरॉइडिज्म का कंडीशन में जब थायरोक्सिन हार्मोन फीमेल का बॉडी में कम होगा, उस दौरान उसका बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने वाला हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो एक्सेसिव एक्टिविटी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? पोलीमेनोरिया और हाइपरमेनोरिया देखने को मिलेगा। दिखाएंगे, समझ रहे हो? लेकिन अगर फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने अगर फीमेल में थायरोक्सिन हार्मोन का ही लेवल क्या हो जाए? एक्सेसिव हो जाए, तो उस कंडीशन में जब थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल क्या हो? एक्सेसिव हो, उस कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने वाला हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा? ओलिगोमेनोरिया और हाइपोमेनोरिया देखने को मिलेगा। इस बात को हम क्या करके लिखेंगे? नोट दे के लिख सकते हैं, लिखेंगे कि नहीं? इतना बात तक नोट किए हम। हाँ, नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रिपीट होगा 21 से 35 दिन के बीच में ही रिपीट होना चाहिए। 21 दिन से अगर पहले रिपीट हो गया तो उस घटना को हम क्या बोलेंगे? पोलीमेनोरिया। 35 दिन के बाद अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट हो रहा है उस घटना को क्या बोलेंगे? ओलिगोमेनोरिया। नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग होना चाहिए 20 से 80 ml होना चाहिए, लेकिन जो फीमेल में प्रॉब्लम है किसका? थायरोक्सिन हार्मोन का, तो ये नॉर्मल अमाउंट उसका ब्लीडिंग नहीं रह पाएगा। समझ रहे हो? अगर 20 ml से कम ब्लीडिंग हो तो घटना को बोलेंगे हाइपोमेनोरिया, 80 ml से ज्यादा हो तो क्या बोलेंगे? हाइपरमेनोरिया। इतना समझा? हाँ, उतारो उसको, पहले से उतारे थे ना। देखो इस बात को लैंग्वेज में लिख सकते हैं ना कि अगर थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल घट गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने वाला हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा। लिख सकता है ना? हाँ, नोट दे के लिख सकता है, नोट दे के। इफ थायरोक्सिन हार्मोन decrease in female body then menstrual cycle related हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा? menstrual cycle related हार्मोन लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो ना? मतलब थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल कम हो गया। कम किस कंडीशन में होगा? हाइपोथायरॉइडिज्म का कंडीशन में। तो उस कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने वाला हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मतलब फीमेल में क्या देखने को मिलेगा? क्या फीमेल में क्या देखने को मिलेगा? हाँ, हाइपरमेनोरिया
हाइपर मेनोरिया मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग, और पोलीमेनोरिया देखने को मिलेगा। पोलीमेनोरिया मतलब 21 दिन से पहले ही मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जस्ट इसका उल्टा हम ये भी लिख सकते हैं, अगर थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल फीमेल का बॉडी में बढ़ गया, थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल फीमेल का बॉडी में बढ़ गया, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने वाला हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या दूसरे नाम में लिख सकते हैं, और या इफ थायरोक्सिन हार्मोन लेवल इंक्रीज, इफ थायरोक्सिन हार्मोन लेवल इंक्रीज देन मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड हार्मोन लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देन मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड हार्मोन लेवल, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड हार्मोन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ गया ना, इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने वाला हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, हाइपोमेनोरिया, पेशेंट में हाइपोमेनोरिया, और क्या देखने को मिलेगा, ओलिगोमेनोरिया देखने को मिलेगा। हाइपोमेनोरिया का अर्थ 50 ml, कितना ml से कम, 20 ml से ब्लड कम लॉस होगा, और ओलिगोमेनोरिया मतलब 35 दिन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल हर एक मंथ क्या होगा, रिपीट होगा। इतना बात समझा। हाँ, तो ये तब हमको और आसान होगा समझना जब डिसऑर्डर पढ़ेंगे पूरे इंडिकेट कर रहा है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल कम है मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को ब्लीडिंग ज्यादा होगा और उसका पीरियड बार बार आएगा, 21 दिन से पहले ही आएगा। अगर थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड हार्मोन का लेवल घट जाएगा, मतलब थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ गया मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म का कंडीशन में, हाइपरथायरॉयड का कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला हार्मोन का लेवल गिर जाएगा, जिस वजह से ब्लीडिंग क्या होगा, 20 ml से कम होगा, और पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट कितना दिन में होगा, 35 दिन के बाद, मतलब ओलिगोमेनोरिया देखने को मिलेगा। उतारा इसको। सुनो, इधर सुनो। अब इसके अलावा थायरोक्सिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का ब्रेकडाउन, मतलब मेटाबॉलिज्म को भी क्या करके रखेगा, रेगुलेट करके रखेगा कि नहीं, परे है ना। थायरोक्सिन हार्मोन जिसके मदद से कार्बोहाइड्रेट भी टूटेगा, फैट भी टूटेगा और प्रोटीन भी टूटेगा, जिसके मदद से बॉडी का क्या हो सकता है, एक्टिविटी, वर्क पावर आ सके। बात समझ रहे हो। अगर थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल बॉडी में कम है तो कार्बोहाइड्रेट कम टूटेगा कार्बोहाइड्रेट, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल भी हल्का कम देखने को मिलेगा। सुन रहे हो। अगर थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल नहीं है तो फैट भी ब्रेकडाउन नहीं होगा, फैट ब्रेकडाउन नहीं होगा तो वो फैट बॉडी में रुकने लग जाएगा, तो बॉडी में फैट का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो ना। जो डिसऑर्डर होगा हाइपोथायरॉयडिज्म में बॉडी में क्या ज्यादा होने लग जाता है, फैट ज्यादा होने लगता है। क्यों? क्योंकि फैट का ब्रेकडाउन ही नहीं हो पाया। क्यों नहीं ब्रेकडाउन हो पाया? क्योंकि जो हार्मोन था उसका ब्रेकडाउन करने के लिए वो हार्मोन का ही लेवल क्या हो गया, कम हो गया। वो लिखेंगे ना, थायरोक्सिन हार्मोन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड
प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये मार्कर दो फैन नहीं लाया, उगता है। थायरोक्सिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का भी मेटाबॉलिज्म को क्या करके रखेगा, रेगुलेट करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट मेनली किसको मानते हैं, देखो ग्लाइकोजेन, जो फंक्शन ग्लूकागोन करता है ना कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज बनाने का, वही फंक्शन कौन करेगा, थायरोक्सिन हार्मोन भी करेगा। ग्लाइकोजेन मतलब कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेगा। कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होगा, किसका अमाउंट बढ़ेगा, किसका अमाउंट बढ़ेगा, ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं। सोचो थायरोक्सिन हार्मोन जिसमें ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा तो ग्लूकोज उसका ब्लड में ज्यादा होगा, होगा कि नहीं। नॉर्मली फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 70 से 100 मिलीग्राम पर डीएल होता है ना। हाँ, रैंडम ब्लड शुगर लेस देन 140 मिलीग्राम होना चाहिए, होता है ना। लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ेगा तो ग्लाइकोजन टूटेगा, ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाएगा। बढ़ गया तो इसमें भी क्या देखने को मिलेगा, हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा, मिलेगा कि नहीं रे। एक्सेसिव थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ेगा तो क्या देखने को मिलेगा, हाइपरग्लाइसेमिया। तुमको पता होना चाहिए कि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 175 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 175 मिलीग्राम से अगर ज्यादा ब्लड ग्लूकोज हो गया तो किडनी तब उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, वह ग्लूकोज किसके रूप में, यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर होने लगता है। मतलब ग्लूकोज यूरिया के रूप में बॉडी से बाहर होने लगता है। किस कंडीशन में, जब ब्लड ग्लूकोज 175 मिलीग्राम से भी ज्यादा हो जाए, समझ रहे हो ना। हाँ देखो, तो थायरोक्सिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करेगा तो ग्लूकोज बनेगा, उसी प्रकार ये फैट का भी ब्रेकडाउन करेगा। फैट का ब्रेकडाउन करके क्या बनेगा, फैटी एसिड बनाएगा। जिस इंसान में थायरोक्सिन हार्मोन कम है, कभी भी फैट का ब्रेकडाउन हो पाएगा, फैट ब्रेक हो पाएगा। थायरोक्सिन कम है तो फैट ब्रेक नहीं हो पाएगा, फैट ब्रेक नहीं हो पाएगा तो फैटी एसिड नहीं बन पाएगा, उसका बॉडी में फैट जमा ही रहेगा, हमेशा जमा ही रहेगा। एक्सेसिव फैट जमा होने की वजह से क्या होगा, उसका बॉडी में वजन क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उसका बॉडी में वजन बढ़ेगा, उसका बॉडी में मैक्सिमम फैट ही नजर आएगा। फैट मैक्सिमम कहाँ जमा होगा, बॉडी का सेंटर पार्ट में, मुंह में जमा होगा। मुंह में जमा हो जाएगा तो फेस हो जाएगा, पफीनेस ऑफ फेस देखने को पेशेंट में मिलेगा, मिलेगा ना। स्वाप एबनॉर्मलिटी क्यों हो रहा, थायरोक्सिन का लेवल घटने और बढ़ने से। थायरोक्सिन ज्यादा हो गया तो फैट ज्यादा टूटेगा, फैट ज्यादा टूटेगा तो वजन घट जाएगा। थायरोक्सिन कम हो गया तो फैट बॉडी में ज्यादा जमा होगा, फैट बॉडी में ज्यादा जमा होगा तो मोटापा होगा, मोटापा होगा, और मोटापा होगा तो वजन बढ़ेगा। थायरोक्सिन हार्मोन के मदद से प्रोटीन भी टूटेगा, प्रोटीन टूट के किसमें कन्वर्ट होगा, एमिनो एसिड में टूटेगा ना। इस प्रकार देखो थायरोक्सिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म में भी क्या किया, ब्रेकडाउन करने में भी क्या किया, हेल्प किया। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके ग्लूकोज, फैट को तोड़ कर फैटी एसिड बनाएगा। अगर थायरोक्सिन का लेवल ज्यादा है तो ग्लूकोज भी ज्यादा बनेगा। हाइपर थायरोइडिज्म में हाइपरग्लाइसेमिया भी देखने को मिलता है, समझ रहे हो। अगर थायरोक्सिन का लेवल कम है तो ग्लूकोज थोड़ा कम देखने को मिलेगा, अगर थायरोक्सिन का लेवल ज्यादा है तो फैट का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा। थायरोक्सिन का लेवल ज्यादा बोले ना, अगर थायरोक्सिन का लेवल ज्यादा है तो फैट का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा, फैट का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा तो बॉडी में उसका फैट कम बचेगा, वजन घट जाएगा इंसान का। अगर थायरोक्सिन का लेवल कम है तो बॉडी में फैट जमा होगा, बॉडी में जब फैट जमा होगा तो वजन बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं। तो थायरोक्सिन हार्मोन का देखो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म में भी इसका फंक्शन देखे ना। अब सुनो, थायरोक्सिन हार्मोन का फंक्शन बच्चा में देखो, बच्चा का मेंटल ग्रोथ,
के लिए भी थायरोक्सिन हार्मोन क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। हाँ, लिखो थायरोक्सिन हार्मोन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर, थायरोक्सिन हार्मोन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल ग्रोथ इन चाइल्ड। बच्चा का मानसिक ग्रोथ में कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, थायरोक्सिन हार्मोन। कल का क्लास में बताए थे ना, इसलिए माँ को एडिशनली डॉक्टर थायरोक्सिन का टेबलेट देता है ताकि बच्चा का मेंटल ग्रोथ ज्यादा हो सके, बच्चा ज्यादा तेज बन सके। इतना थायरोक्सिन का फंक्शन समझे, फंक्शन समझे ना आप। थायरोक्सिन हार्मोन घटने से, थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ने से जो डिसऑर्डर होता है उस डिसऑर्डर को पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना, इसको उतारो। देखो अब क्या पढ़ेंगे, थायरोक्सिन हार्मोन का बढ़ने से भी डिसऑर्डर होता है और घटने से भी क्या होगा, डिसऑर्डर होगा, होगा कि नहीं होगा। कोई भी अति क्या होता है, नुकसानदेह होता है, इसलिए बोला जाता है अति सर्वत्र वर्ज्यते। कोई भी चीज अति हो जाए तो उसको क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा जानलेवा बन जाता है। जो भी कुछ हो, नमक हो, चीनी हो, पानी हो, चाहे प्यार हो जाए, कुछ भी चीज अगर अति हो उसको त्याग देना चाहिए, नहीं तो वो ऐसा दुर्दशा कर देता है ना। देखो तुम क्यों गए करता है साइड बार। देख अब डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का डिसऑर्डर में क्या होगा, थायराइड ग्लैंड का मेजर हार्मोन कौन सा होता है, थायरोक्सिन हार्मोन। मेजर हार्मोन कौन सा होता है, थायरोक्सिन हार्मोन। वही घटेगा या वही बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। अब देखो थायरोक्सिन हार्मोन अगर बढ़ गया तो भी बीमारी, घट गया तो भी बीमारी, होगा कि नहीं। देखो थायरोक्सिन हार्मोन जब कम हो जाए, थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाए, जब थायरोक्सिन हार्मोन क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, इंक्रीजेज, यहां पर डिक्रीजेज। तो बताओ बेजे थायरोक्सिन हार्मोन कम होने को क्या बोलेंगे, थायरोक्सिन हार्मोन कम होने को क्या बोलेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म बोलेंगे। थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा हो गया, इस घटना को क्या बोलेंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या बोलेंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म। सबसे पहले हमको डिसऑर्डर में किसको पढ़ेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म। जब थायरोक्सिन हार्मोन क्या हो जाए, कम हो जाए, किस किस वजह से थायरोक्सिन हार्मोन कम होता है, पढ़ेंगे। पहले काउच पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, फिर थोड़ा टर्मिनोलॉजी देखेंगे, फिर हाइपोथायरॉयडिज्म का साइन और सिम्टम्स देखेंगे। उतारो। गलत बोले हम, चुना लगाने में पान वाला दूसरा नंबर पर आता है, पहला नंबर पर लड़की आता है, लड़की आता है, सोनी आता है। समझा साहिल, तुम्हें तो समझ नहीं सकता है दुख को। आज तक साहिल को जो भी बनाया फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, सबको साहिल को फ्रेंड नहीं बनाता है। फ्रेंड नहीं बनाकर लड़की सबको अपना निपटा लेता है, असाइनमेंट बनवा लेता है, ट्रेन का टिकट कटवा लेता है, बस का टिकट कटवा लेता है,
बस चले ना तो पैर हाथ में जुतवाए। लेकिन क्लास में नहीं करता है, थोड़ा इज्जत करता है। देख, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें क्या होगा, थायरोक्सिन का लेवल क्या हो जाएगा, मार कर दे। इन दिस डिजीज थायरोक्सिन हार्मोन लेवल क्या हो जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन लेवल डिक्रीजेज, घट जाएगा। किस कंडीशन में, हाइपोथायरॉयडिज्म का कंडीशन में। तो हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड कुछ टर्म देख लो, टर्म। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म बच्चा में हुआ, इन्फेंट में हुआ है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, क्रिटिनिज्म। क्या बोलेंगे, क्रिटिनिज्म। लिखो, क्रिटिनिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म इन चाइल्ड या इन्फेंट, हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन, क्या बोलेंगे, क्रिटिनिज्म। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म एडल्ट में हो जाए उसको क्या बोलते हैं, मिक्सिडिमा। क्या बोलेंगे, मिक्सिडिमा। क्वेश्चन पूछा जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट, मिक्सिडिमा। हाइपोथायरॉयडिज्म इन, हाइपोथायरॉयडिज्म इन किसमें, अडल्ट में, क्या बोलेंगे, मिक्सिडिमा। बोलेंगे कि नहीं। हाइपोथायरॉयडिज्म के वजह से थायराइड ग्लैंड अपना साइज क्या हो जाता, कर लेता है, बढ़ा लेता है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ग्वाइटर। क्या बोलता है, ग्वाइटर। समझ रहे हो। हाँ, तो थर्ड नंबर में लिख लो तो ग्वाइटर। enlargement of thyroid, enlargement of thyroid gland, समझ रहे हो ना। हाइपोथायरॉयडिज्म के वजह से क्या बोलेंगे उस घटना को, ग्वाइटर। इतना समझा। हाँ, हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। जल्दी लिखो। फयान को भी शुरू में ना साहिल फ्रेंड ही बनाया था। फ्रेंड बनाते 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 डस लिया उसको। पूरे समाज ये बात जानता है। देख काय बजा रहे, देखना टाइम रहे, 2 मिनट और 3 मिनट रुक ना। देख यहां तक समझे। उससे देखो आगे पढ़ने से पहले प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म और सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़ने से पहले थायराइड ग्लैंड में को किस प्रकार पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है उसको देखेंगे। नहीं तो फिर प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म और सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में डिफरेंस हम नहीं कर पाएंगे। जो पढ़े हुए पहले भी हम जानते हैं कि हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन को बोलेंगे थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, TRH हार्मोन निकलता है। वो TRH हार्मोन कहां जाकर बाइंड करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी में करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी का कौन सा सेल, थायरोट्रॉप सेल। कौन सा सेल, थायरोट्रॉप सेल से वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन आके बाइंड करेगा। तब थायरोट्रॉप सेल अपना कौन सा हार्मोन निकालेगा, TSH हार्मोन, जिसको क्या बोलेंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये TSH हार्मोन ब्लड के थ्रू मूव करेगा, कहां पहुंचेगा, थायराइड ग्लैंड में। कौन सा ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड में। अब जाके थायराइड ग्लैंड अपना हार्मोन, थायराइड ग्लैंड का
फॉलिकुलर सेल अपना हार्मोन, कौन सा हार्मोन निकालेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन निकालेगा, समझ रहे हो? तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो निकाला तो थायराइड ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड। लेकिन इसका कंट्रोलर किसके पास था? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस पहले टीआरएच हार्मोन निकाला, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन निकाला। वो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के थायरोट्रॉप सेल को स्टिमुलेट किया, तब थायरोट्रॉप सेल टीएसएच नाम का हार्मोन निकाला। टीएसएच हार्मोन कहां जाकर काम किया? थायराइड ग्लैंड पर जाकर काम किया। तब जाकर थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकाला? थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। क्या इतना बात समझ गया? देखो, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल बॉडी में पर्याप्त अमाउंट में पहुंच गया, पर्याप्त अमाउंट में बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन अगर है, तो अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल बॉडी में पर्याप्त हो गया तो ये सिग्नल किसको भेजेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि तुम टीएसएच का लेवल को क्या कर दो? कम कर दो। सिग्नल किसको भेजेगा? हाइपोथैलेमस को, कि टीआरएच का लेवल को क्या कर दो? कम कर दो। इसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, समझ रहे हो? जब थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल एक्सेसिव बढ़ जाएगा तो वो फीडबैक लेके जाएगा हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास कि तुम थायराइड रिलीजिंग हार्मोन और टीएसएच हार्मोन क्या करो? कम कर दो, ताकि इसका लेवल नॉर्मल रह सके। बात इतना समझ रहे हो? बात समझ रहे हो ना? हाँ, देखो, तो अभी हाइपोथायरॉयडिज्म का जो टाइप होगा ना, दो प्रकार का हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। एक को रियल में हाइपोथायरॉयडिज्म का क्लासिफिकेशन जो करेंगे ना, दो प्रकार का होगा। एक को बोलेंगे प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, एक को बोलेंगे सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। समझ रहे हो? प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, प्राइमरी का अर्थ उस पार्टिकुलर ग्लैंड में, मेन ग्लैंड में प्रॉब्लम होगा तब ना प्राइमरी बोले। थायरॉक्सिन हार्मोन का मेन ग्लैंड कौन सा हुआ? थायराइड ग्लैंड हुआ ना। तो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में प्रॉब्लम कहां होता है? थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड का फॉलिकल खराब हो जाएगा। जब थायराइड ग्लैंड का फॉलिकल खराब हो जाएगा तो कंटिन्यूअस थायरॉक्सिन का लेवल क्या होगा? थायरॉक्सिन का लेवल क्या देखने को मिलेगा? कम देखने को मिलेगा। समझ रहे हो ना? प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म प्रॉब्लम कहां है? मेन ग्लैंड में है ना, थायराइड ग्लैंड में। थायरॉक्सिन का लेवल क्या देखने को मिलेगा? कम देखने को मिलेगा। थायरॉक्सिन का लेवल जब कम है तो ये जब कम वाला सिग्नल भी कहां जाएगा बताओ तो? ये कम हार्मोन वाला सिग्नल भी कहां जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा, फिर किसके पास जाएगा? हाइपोथैलेमस के पास जाएगा ना। तो ये हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या चाहेगा कि साला थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन क्या कर रहा है? कम निकल रहा है ना। हम यहां से टीएसएच और टीआरएच का लेवल को बढ़ा दे, जिसके वजह से थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होगा और थायरॉक्सिन हार्मोन बनाएगा। परिणाम स्वरूप टीएसएच पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच का लेवल को क्या करके रख देता है? बढ़ा के रख देता है। टीएसएच बढ़ा हुआ टीएसएच थायराइड ग्लैंड में आएगा, लेकिन थायराइड ग्लैंड फिर भी खराब है ना, फिर भी थायरॉक्सिन का लेवल क्या हो जाएगा? कम। समझ रहे हो? कम की वजह से सिग्नल गया, इसी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच का लेवल को क्या कर दिया था? बढ़ा दिया। तो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में प्रॉब्लम कहां होता है? थायराइड ग्लैंड में। कहां प्रॉब्लम होता है? थायराइड ग्लैंड में। इसी वजह से थायरॉक्सिन का लेवल तो कम होता ही है, थायरॉक्सिन का लेवल कम होता है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड सही है ना, ये साला अपना टीएसएच हार्मोन कंटिन्यूअस बढ़ाते रहता है। तो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में टीएसएच हार्मोन का लेवल क्या हो गया? बढ़ा रहेगा। समझ रहे हो? लेकिन थायरॉक्सिन का लेवल T3 और T4 का लेवल क्या देखने को मिलेगा? कम देखने को मिलेगा। हाइपोथायरॉयडिज्म है ना, नहीं समझा? हाँ, लेकिन सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में प्रॉब्लम थायराइड ग्लैंड में नहीं होगा, प्रॉब्लम ऊपर में होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में होगा। तो सेकेंडरी देखो, तो सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में टीएसएच का ही लेवल क्या होगा? कम। टीएसएच का ही लेवल क्या हो गया? कम। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का ही लेवल कम हो गया, तो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन का ही लेवल कम होगा कि नहीं होगा? तो सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में टीएसएच का भी लेवल क्या हो गया? कम। क्यों कम हो गया? क्योंकि पिट्यूटरी खराब है। जब टीएसएच का लेवल कम है तो थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 का भी लेवल क्या होगा? कम ही होगा। तो T3 और T4 का भी लेवल क्या देखने को मिलेगा? कम देखने को मिलेगा। किसमें? सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में।
अब थोड़ा क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, हाँ इतना समझा है ना। अब लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। कितना प्रकार का हाइपोथायरॉयडिज्म होगा? 2। एक को बोलेंगे प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, दूसरे को सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में बताओ TSH, फिर T3 और T4 का लेवल बताओ। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 और T4 तो फिक्स है, गिरा हुआ होगा ना। जब T3 T4 गिरा हुआ है तो TSH का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में TSH का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ा। लेकिन सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में TSH पिट्यूटरी ही खराब है, TSH का लेवल भी कम, T3 का भी लेवल कम और T4 का भी लेवल क्या? कम। ये क्वेश्चन आता है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में किसका लेवल बढ़ा हुआ होगा? किसका लेवल बढ़ा होगा? TSH का लेवल बढ़ा होगा। बाकी का कल पढ़ेंगे।